तो दोस्तों इन आईपीओ के रेस में एक काफी अच्छा खासा आईपीओ निकल के आया हुआ है, जो कि है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का, जो मेनली पावर सेक्टर में ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है। इसलिए दोस्तों फिलहाल इनके ग्रे मार्केट में अभी काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। बट जैसे कि आप जानते हैं कि हमें किसी भी आईपीओ को उसके जीएमपी देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड लास्ट में इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए जीएमपी देखेंगे एंड बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इन आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको इस आईपीओ में क्या डिसीजन लेना चाहिए वो आपको बेटर समझ में आ सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो मेनली ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जानी जाती है। मतलब पावर सेक्टर में जो भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए, वो ट्रांसफार्मर ये कंपनी बनाने का काम करती है। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, तो ये कंपनी पावर ट्रांसफार्मर बनाती है जो बड़े पावर ग्रिड और यूटिलिटीज के लिए यूज होता है। वहीं दूसरे नंबर पे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाती है जो वोल्टेज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने का काम करता है। तीसरा फर्नेस ट्रांसफार्मर बनाती है जो स्टील प्लांट्स और इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। उसके बाद इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाती है जो सोलर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में यूज होता है। एंड उसके बाद दोस्तों स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर भी बनाने का काम करती है। मतलब अगर आपके नीड के हिसाब से ये कंपनी आपको ट्रांसफार्मर बना के देती है। मतलब जो भी बड़े बड़े कंपनी हो गए, उनको अगर कोई स्पेशल ट्रांसफार्मर चाहिए तो ये कंपनी उनके नीड के हिसाब से उनको अलग ट्रांसफार्मर बना के दे सकती है। बात करें कंपनी के ऑपरेशंस एंड रीच के बारे में, तो इंडिया के टोटल 19 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। मतलब भारत के ये 19 स्टेट में एंड 3 यूटीज में कंपनी के पास लगभग 208 कस्टमर्स है, जिसमें से काफ़ी अच्छा खासा कस्टमर क्लाइंट का भी नाम निकल के आ जाता है, जैसे अडानी ग्रीन हो गया, टाटा पावर हो गया, एसएमएस इंडिया हो गया, या फिर गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन हो गया। इन सभी क्लाइंट को ये कंपनी अभी तक फिलहाल 4400 ट्रांसफार्मर के आसपास सप्लाई कर चुकी है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। एंड वही नहीं दोस्तों, फिलहाल इस कंपनी के पास लगभग अभी 1700 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जो इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी अलग अलग सेक्टर के लिए ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है, जो अलग अलग नीड के हिसाब से यूज किया जाता है। बात करें वहीं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा नज़र आ सकता है, क्योंकि या तो कंपनी के रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, या फिर प्रॉफिट हो, इन तीनों में आपको काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट बात यहाँ पे पिछले एक साल का किया जाए तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 45% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जबकि इसके प्रॉफिट में लगभग आपको 90% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। एंड ना ही ये ग्रोथ आपको इसके प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू में देखने को मिलेगा, जबकि अगर आप इसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखते हैं तो उसमें भी आपको पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। वहीं इसका ROE 34%, ROC ऑलमोस्ट 40%, EBITDA ऑलमोस्ट 16% एंड डेट टू इक्विटी 0.40 का है। मतलब दोस्तों कंपनी के ऊपर लोन भी काफ़ी कम है एंड इसका ROE ROC दोनों काफ़ी बेटर है। यानी ओवरऑल ये जो कंपनी है फंडामेंटल वाइज तो दोस्तों आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ सकती है। लेकिन अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है अपना IPO 48 के पी पे लेके आ रही है। जबकि इसी की जैसी सेम कंपनी वोल्टामैप ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया का देखते हैं तो उसका पी लगभग आपको 70 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया से तो ठीक है, बट वोल्टामैप से ये कंपनी अपना IPO थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्योंकि वोल्टाम ट्रांसफार्मर का अर्निंग पर शेयर लगभग 321 रुपये के आसपास है, जबकि इसका अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 15 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर इसका इंडस्ट्री के एवरेज पी देखते हैं तो वो भी लगभग आपको 30 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो IPO है वो थोड़ा सा स्लाइटली हायर वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के ऑर्डर बुक को, कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए मैनेज किया जा सकता है। यानी ओवरऑल कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी दोस्तों आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें अगर इन IPO की डिटेल के बारे में, तो ये IPO 22 से 24 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा,
जिसका प्राइसमेंट 718 रुपये से लेकर 754 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें इसका टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 687 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 287 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। मतलब मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिससे ये कंपनी अपने डेट को कुछ रिपेमेंट करेगी एंड कुछ पैसा अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। मतलब इस आईपीओ के बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर की जाएगी। वहीं 2 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में आपको 19 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 14,326 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। मतलब रिटेल कोटा में मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप 13 लॉट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आप इस आईपीओ में स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। वहीं बात करें इस आईपीओ के कोटा के बारे में, तो दोस्तों रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 687 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 240 करोड़ केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं ये आईपीओ 22 से 24 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 25 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको इसका अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता है तो इसका रिफंड आपको 26 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो इसका शेयर भी आपके डीमैट अकाउंट में 26 सितंबर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों करें फाइनली इसके लिस्टिंग का, तो इसका लिस्टिंग आपको 19 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। याद रहे कि 22 से 24 सितंबर के बीच में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, इसलिए 29 सितंबर को आपको दो मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। मतलब अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 3,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट हालांकि कंपनी का फंडामेंटल वैल्यूएशन एंड ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है एंड कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, तो मे भी इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहेगा एंड इस आईपीओ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। सो अगर आपको इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है तो पहले आपको इसके एंकर बुक को देखनी चाहिए, उसके बाद से आपको इसके QIB का डाटा देखते हुए इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो नो फैक्ट दोस्तों, कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, कंपनी जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो सेक्टर एंड वो बिजनेस काफ़ी डिमांड में रहने वाला है, क्योंकि पावर सेक्टर का डिमांड तो मार्केट में हमेशा बना रहेगा। एंड जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये कंपनी अलग अलग नीड के हिसाब से ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है। इसी की वजह से इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा एंड जाना माना क्लाइंट लिस्ट का भी नाम देखने को मिल जाता है। एंड वही नहीं, कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जो कि इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एंड अभी फिलहाल रिसेंट टाइम में जो भी ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है, उनके स्टॉक प्राइस में तो हमें इनॉर्मस ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। एंड ये भी सेम सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका फंडामेंटल वैल्यूएशन एंड बिजनेस दोस्तों ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये भी आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। सो मैं तो फिलहाल इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस एंड शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों ये बहुत सारा आईपीओ ओपन हुआ है, इन सब वीडियो पे टैप करके आप इन सब का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।